नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड गिरीश कुमार और मैं आपके लिए लाया हूं कुछ साइंस के फैक्ट्स जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और हम नहीं बता पाते जिसकी वजह से हमारा 1, 2 या 4 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। अ, तो हम अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया तो वो सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में मिलता है? चींटी के डंक में। जब चींटी काटती है तो उस वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल कहाँ पर मिलता है? नींबू कुल के जो भी फल होते हैं हमारे फल होते हैं उनमें, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इनमें उनमें क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल। ओके। लैक्टिक अम्ल सभी जानते हैं दही में होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में भी होता है, सेब में भी होता है। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है आंवले में और सिट्रक फलों में। ठीक है, और टार्ट्रिक अम्ल मिलता है इमली, अंगूर और कच्चे आम में। तो कुछ इसमें अक्सर डाउट रहता है कि एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? वो भैया सिरके में मिलता है। और सिट्रिक अम्ल जो नींबू कुल के, मतलब खट्टे, जो जिनमें ज़्यादा खट्टापन होता है नींबू कुल के, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, उसमें। ठीक है, और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवले में मिलता है। ठीक है, और टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम कुछ आगे अगले टॉपिक्स देखते हैं। तो अब देखते हैं एक नया टॉपिक जो, मतलब अक्सर ये इससे तो भाई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस, आरओ, एआरओ या ग्रुप डी, ग्रुप ए, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, सब में होते हैं इससे। तो इसे देखते हैं जरा जरा। ईंधन गैसें और उनके प्रमुख घटक, जैसे कि सीएनजी में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं? तो सीएनजी में मीथेन मिलती है, इथेन मिलती है। अगर मतलब डायरेक्ट पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन कि सीएनजी में कौन सी गैस मिलती है, तो मीथेन का परसेंटेज ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, एलपीजी गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्यूटेन। ओके, और प्रोपेन। जैसे लाइटर होता है उसमें भी ब्यूटेन पाई जाती है। ठीक है, कोल गैस में क्या होता है? जो कोयले से बनती है गैसें, और उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, वाटर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओके। बायोगैस 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 में क्या मिलता है? मीथेन। बायोगैस किससे बनाते हैं? गोबर से। जो गाय भैंस का गोबर होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है, उसमें मीथेन पाई जाती है। प्राकृतिक गैस, ये गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है ना, जैसे ये हो गया यहाँ पर, इस जगह ये गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, यहाँ पर मीथेन की मात्रा बहुत मिलती है। ये मतलब प्राकृतिक गैस मिलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो उसी में मिलती है मीथेन की मात्रा ज़्यादा। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा में इसमें एथेन और प्रोपेन भी मिलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है अभिक्रिया श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है, मतलब धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, मतलब जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी उनमें सब धातुओं में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया जो करता है वो करता है पोटेशियम। ठीक है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम की, फिर उसके बाद कैल्शियम की, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इसको तो थोड़ा सा मतलब रटने वाली चीज़ है, ये रट लेना। हाँ, चलते हैं आगे। ठीक है, फिर मैग्नीशियम हो गया हमारा, एल्यूमिनियम हो गया, फिर जस्ता हो गया, फिर लोहा हो गया, फिर लेड हो गया, कॉपर हो गया, और पारा हो गया, फिर चांदी, और सबसे कम जो होती है वो स्वर्ण की होती है। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी होती है, किस धातु की होती है? सबसे कम स्वर्ण की। ठीक है, AU।
तो इसमें भी मतलब अलग से पॉइंट दे रखा है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है। तो इसे यार गाइस प्लीज जरूर अच्छे से याद रखना यार, इससे क्वेश्चन बन। तो अब आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी, उसमें देखते हैं हम कांच के प्रकार और उनके उपयोग। जो कांच के ये क्वेश्चन मतलब अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि मतलब किस कांच में कौन कौन मतलब कैमरा, दूरबीन या लेंस में कौन सा कांच लगा होता है, या प्रयोगशालाओं में जो यूज़ करते हैं उपकरण हमें उसमें कौन सा कांच लगा होता है, टेस्ट ट्यूबलाइट बोतलों में कौन सा कांच लगा होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ यार ज़रूर अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना। मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसा कैमरा हो गया है, दूरबीन हो गया, लेंस हो गया, तो इनमें कौन सा कांच होता है, इनमें होता है फ्लिंट कांच, ठीक है, फ्लिंट कांच। प्रयोगशालाओं जैसे लैब्स होती हैं, लैब्सों में कौन सा कांच यूज़ किया किया जाता है, पायरेक्स कांच, ठीक है। और ट्यूबलाइट हो गई, जैसे हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी होती हैं, और जो बॉटल्स होती हैं कांच की, उनमें कौन सा कांच यूज़ करते हैं हम, सोडा कांच। हाँ, थोड़ा अलग नाम है सोडा कांच है, ठीक है। विद्युत बल्ब, अब विद्युत बल्ब को तो सभी जानते हो, उसमें कौन सा कांच होता है, विद्युत में होता है क्राउन। विद्युत पर जिसके पास विद्युत होती है उसके पास क्राउन लगा होता है उसके सर पे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखते हैं विद्युत बल्ब में जो होता है क्राउन कांच, ये क्रूक्स कांच। भाई यार इसे तो जरूर याद कर लेना अच्छे से। धूप चश्मे में लेंस जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, क्रूक्स। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया है 2021 में, आप देख सकते हैं कि धूप क्रूक्स कांच किस में यूज़ किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो धूप चश्मा में के लेंस में, ठीक है। और कांच के बर्तन बनाने में कौन सा कांच यूज़ होता है, पोटास कांच, ठीक है। परख नली बनाने में मृदु कांच। बस इसे थोड़ा अच्छे से याद करना, और थोड़ा सा हो सकता है तो इसे लिख लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना यार, बाकी मैं पीडीएफ थोड़ा अपलोड करूँगा आप। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नया टॉपिक सोनार, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार होता क्या है, जैसे जहाज होता है, ये जहाज है, ठीक है, और ये जहाज है, नीचे ये पानी पानी हो गया बहुत सारा, और ठीक है, जब यहाँ से एक तरंग गुजारते हैं तो ये तरंग जब लास्ट जो हमारा तल होता है समुद्र का उससे टकरा कर वापस जाती है, तो उससे पता चलता है कि नीचे ये तरंग जो सोनार तरंग जो होती है ये नीचे टकराती है और टकरा के वापस जाती है। तो उससे हम मेज़र करते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पे टकराई। तो जिस डिस्टेंस पे टकराती है हमें उससे पता चल जाता है कि नीचे इतने किलोमीटर पर तल है। तो इसका यूज़ किया जाता है मतलब पिंडों की दूरी, दिशा या फिर चाल चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसे पराध्वनि मतलब मैंने जो बताया आपको, ये आई और टकरा कर वापस चली गई, इसे कहते हैं पराध्वनि तरंग, ठीक है। और जो ध्वनि को जो मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिबल में, ठीक है। और इसका मात्रक है, ठीक है, डेसिबल। और WHO ने जो बताया है हमें, WHO ने कितना बताया कि 45 डेसिबल हम मतलब मनुष्यों के लिए ज़्यादा स्वास्थ्यदायक होती है, मतलब काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो एक टॉपिक देखते हैं, ये प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, जैसे कि एक आदमी है, ये ठीक है, ये दीवार है, ये यहाँ से चिल्लाया, ये यहाँ से टकराई और ये वापस आ गई ध्वनि, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। ध्वनि की अपोजिट उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। इसमें देख लेते हैं हम परावर्तित वस्तु, जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं तो कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है हमें, है, ठीक है। तो पुनः सुनाई सुनाई देने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। और एक और कंडीशन होती है अनुरणन। अनुरणन की कंडीशन होती है, इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे हम पिक्चर मूवी हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ दीवारों के कुछ खुदरी खुदरी मतलब चादरें लगी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम जो ध्वनि निकलती है वो उससे टकरा कर वापस नहीं आती, प्रतिध्वनि नहीं हो पाती। जब प्रतिध्वनि नहीं होती तो वो वॉइस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे प्रतिध्वनि नहीं होगी।
जब प्रतिध्वनि नहीं होगी तो हमें वॉइस क्लियर सुनाई देती है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा आगे। तो अब देखते हैं हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितनी होती है, 0.1 सेकंड होती है, या हम इसको 1.10 भी कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जब हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है तो हमारे दिमाग में कितनी देर के लिए रुकती है, 1.10 सेकेंड्स के लिए। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे थोड़ा सा ध्यान रखना यार। प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है यार, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इससे 1 पॉइंट अपने हिसाब से सुन लेना, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। वो आप 1.2x 25 की एक्स स्पीड पे भी आप सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छा। तो हमारा नया टॉपिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे और खोजकर्ता। ये तो भाई आप पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बेकुरल बेकुरल ने किसकी खोज की थी, गामा रॉटजन। भाई रोटजन रोटजन ये एक ऐसा है, मतलब एक्स किरणों की खोज की थी रोटजन ने, हैं। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक वही होती है जैसे कि आर ए, ऐसे कर लो यार, बहुत सारी, मतलब अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना। रॉटजन, ठीक है। फिर रिटर रिटर ने किसकी खोज की थी, पराबैंगनी किरणों की। ठीक है, न्यूटन ने खोज की थी दृश्य विकिरण की। हर्शेल हर्शेल एक तो ये गामा, एक एक्स एक्स किरणें, और तो सॉरी अवरक्त किरणें, हर्शेल, ये इंपॉर्टेंट है। और लघु रेडियो तरंगे, हर्निक हर्टज, और दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी। इसमें ये फर्स्ट गामा, एक्सरे और अवरक्त और दीर्घ तरंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार याद कर लेना। ठीक है, देखते मतलब पढ़ो, बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो आए, तो नए टॉपिक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। प्रकाश का प्रकीर्णन, सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण घटने वाली घटनाएं। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, अरे, फैलना, जैसे क्या नाम है, हमारे एनवायरनमेंट में धूल कण है बहुत सारे। ठीक है, और ये धूल कण जो होते हैं, जब प्रकाश आता है तो प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड होता है इनसे टकराने के बाद। ठीक है, 7 रंगों में, और सबसे ज़्यादा जो विटेज होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर का ज़्यादा होने की वजह से तो आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र के जो पानी का नीला दिखाई देना, वो भी इसी वजह से है, क्योंकि आकाश नीला दिखाई दे रहा है, उसका रिफ्लेक्शन होता है समुद्र के ऊपर, तो वो नीला दिखाई देता है। सूर्य अस्त और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, क्योंकि उस टाइम क्या नाम है, किरणें कम आती हैं, तो सूर्य का जब सूर्य अस्त होता है और सूर्योदय होता है, सॉरी, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में समय लाल, सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा व्यतिकरण के बारे में, कि व्यतिकरण के कारण घटने वाली कुछ घटनाएं क्या क्या होती हैं। व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण का मतलब है कि किसी भी पदार्थ की कंडीशन को दिखाना, उसका नेचर को बताना। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे जल की सतह पर या सड़क पर फैले हुए मिट्टी के तेल की परत का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, जब कभी हम देखते हैं कि मतलब मट्टी का तेल पानी के ऊपर गिर जाता है तो रंगीन दिखाई देता है, या फिर साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। जब साबुन का बुलबुला हो जाता है तो उस पर क्या नाम है, प्रकाश डालते हैं तो वो रंगीन नजर आता है। तो ये होता है इसका व्यतिकरण। ठीक है, उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रंगीन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा व्यतिकरण। अब एक और टॉपिक, फल सब्जियों में रंग कड़वापन के कारण क्या क्या होते हैं। मतलब जैसे मूली हो गए, मूली में तीखापन क्यों होता है,
आइसोसाइनाइट के कारण। ठीक है, अब पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, इनको अच्छे से जरूर याद कर लेना। ठीक है, जैसे लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? एलाइसिन। ठीक है, और पीपर के गंध का कारण मुझे पता नहीं है पीपर क्या होता है, वह होता होगा कुछ है, एलियोरेसिन। ठीक है, टमाटर में क्या होता है? टमाटर में जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। ठीक है, प्याज में लाल रंग क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, हल्दी में पीला रंग क्यों होता है? कुकुरमिन। कुकुरबिटेसी कुल की होती है हल्दी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है कुकुरमिन, के कारण पीली पड़ जाती है। गाजर में नारंगी रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम कहाँ थे? गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन के कारण। और तिलहन के तेल का पीला रंग क्यों होता है? पीला रंग, तिलहन में पीला रंग क्यों आता है? कैरोटीनाइड के कारण। ठीक है, और सलजम में चरपटापन जो होता है वो क्यों होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। ठीक है, और जो एक एक चीज हो रहा है कैल्शियम ऑक्सीलेट के, कैल्शियम ऑक्सीलेट से ही हमारे पेट में पथरी, मतलब वो पित्त की थैली में पथरी बनती है। हाँ, इन सब चीजों में गुर्दे में पथरी बनती है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। ठीक है, गाजर में लाल रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। और पिपर में कड़वापन जो होता है वो एलिमोरिसिन। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, ये शायद रिपीट हो गया है ये दो चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से याद हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न घटनाएं। पृष्ठ तनाव का मतलब जितना पृष्ठ तनाव, तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न घटनाएं। पहले जानते हैं हम पृष्ठ तनाव होता क्या है। सिंपल सी चीज बताऊंगा, पृष्ठ तनाव होता क्या है। जिसका एरिया कम होगा वहाँ पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, जहाँ क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहाँ पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है, सिंपल सी घटना है, जैसे कि बाल, हम बाल होते हैं, बाल गीले होंगे तो वहाँ पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, बाल सूखे होंगे तो वहाँ पृष्ठ तनाव कम होगा। ठीक है, अब जान, ये थोड़ी सी कंडीशन थी वो हम समझ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। जैसे कि पहली सुई का पारे की सतह पर तैरना, सॉरी 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 हाँ, थोड़ी रिपीट हो गया। पतली सुई का पारे की सतह पर तैरना, तो पारे का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होती है और सुई की डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए वो तैर जाती है। साबुन या डिटर्जेंट से कपड़ों की धुलाई करना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साबुन के घोल के बड़े बड़े बुलबुलों का बनना, क्योंकि पृष्ठ तनाव लग रहा है उसमें। ठीक है, जल की सतह पर मिट्टी के तेल छिड़कने से, उसकी जल की सतह पर अगर मिट्टी का तेल छिड़कते हैं तो वो फैल जाता है, तो वो क्यों फैलता है? पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छरों के लार्वा का मरना, क्योंकि अगर उस पर मिट्टी का तेल डाल दें तो वो मर जाता है। गर्म सूप का स्वादिष्ट होना, क्यों? क्योंकि जब वो गर्म सूप गर्म होगा तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, वो जीभ पे जाके चारों तरफ फैल जाता है, तो इसलिए स्वादिष्ट लगता है। शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपके रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पृष्ठ तनाव काम करता है वहां पर। ठीक है, अब देखते हैं। तेल का पानी तेल का पानी के तल पर फैल जाना क्यों होता है? मैंने बताया था, क्योंकि पानी की तल पर फैल जाता है। पानी का क्या नाम है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और तेल की कम, इसलिए वो पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाता है। वो वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल
गोलाकार क्यों धारण कर लेती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। छिड़काव फुहारे से ठंडक का उत्पन्न होना। जो छिड़काव जो होता है चारों तरफ ऐसे 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 ऐसे, तो वो बूंदे हवा के साथ मिलकर ठंडक पैदा करती हैं जब गिरती हैं तो। ठीक है, ये होता है पृष्ठ। तो बीमारियों का नाम और प्रयुक्त लेंस। जब मायोपिया होता है तो हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया मतलब वही निकट दृष्टि दोष। ठीक है। और हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, सभी जानते हैं। उसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। जैसे दूर, तो दूर में छोटा मतलब मात्राएं कम है तो कम उत्तल, बहुत सिंपल तरीका है। निकट में ज़्यादा मात्राएं हैं तो इसमें अवतल, ऐसे याद कर लो। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है, वही क्या, प्रेस बायोपिया में द्विफोकस लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है। अबिंदुकता, अबिंदुकता में क्या होता है कि बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं, तो इसलिए हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। देखते हैं थोड़ा मात्रकों के बारे में। ठीक है। मात्रक जैसे ये अक्सर पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा मात्रक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हें थोड़ा सा फोकस करके एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, वो भी 1.5 की 5x की स्पीड पर। ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का कौन सा मात्रक होता है? एम्पियर होता है। कोण का कौन सा मात्रक होता है? रेडियन। ठीक है। ठोस कोण का स्टेरेडियन। दाब का क्या होता है? पास्कल, पास्कल के नियम पे दाब काम करता है। ठीक है। कैल्विन, कैल्विन का क्या होता है? ताप, कितने डिग्री, कितने कैल्विन हो गया टेम्परेचर, ये सब चीजें होता है। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का सिर्फ एक, दोनों का एक ही होता है, जूल। ठीक है। शक्ति का वाट होगा। प्रतिरोध का ओम होगा। कि वो कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि कितने प्रतिरोध का मतलब कितने ओम प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है। प्रेरक का हेनरी हो गया। बल का न्यूटन हो गया। आवेश का कूलाम हो गया। ठीक है। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट। तो आवृत्ति, कुला आवेश का हमारा क्या होता है? कूलाम, ये इंपॉर्टेंट है। और आवृत्ति का हर्ट्ज, ये अक्सर पेपर में पूछी जाने वाली चीजें हैं, प्लीज यार इनको जरूर याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम, कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। विभवांतर का वोल्ट में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में मापते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स को, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेबर में। लंबाई को मीटर में। सेकंड, समय को सेकंड में। द्रव्यमान को किलोग्राम में। और चाल को मीटर प्रति सेकंड में। और लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? इसे याद कर लेना, डायोप्टर में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया। और विभवांतर, ये दो हजार आई थिंक, हाँ 2021 में यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, विभवांतर का मापक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछा जाता है। आवृत्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हर्ट्ज पूछी जाती है। ठीक है। तो गाइस यार, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सपोर्ट, मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है। मैं यूपीएससी के मतलब सॉरी यूपीपीसीएस के 2 मेंस लिख चुका हूँ, सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा यार, काफ़ी पढ़ने के बाद ही लिखा है। आपका सपोर्ट चाहिए यार बहुत ज़्यादा, प्लीज़ गाइस।